ये एक जाना पहचाना एहसास है ना, जब हमारी पसंदीदा ऐप्स अचानक काम करना बंद कर देती हैं। एक पल सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अगले ही पल कुछ भी लोड नहीं हो रहा होता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन सोचिए क्या होता है जब इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए। 20 अक्टूबर 2025 को ठीक ऐसा ही हुआ। Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS में आई एक छोटी सी दिक्कत ने एक बहुत बड़ा डिजिटल डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। मतलब एक कंपनी, एक प्रॉब्लम और लगभग पूरा इंटरनेट जैसे थम सा गया था। तो चलिए इस समस्या के स्केल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं थी। असल में अगर AWS के अपने ही रिकॉर्ड्स देखें तो पता चलता है कि बड़े आउटेज बार बार होते रहते हैं। 2017 से लेकर 2024 तक, किनेसिस से लेकर S3 सर्विस तक इंटरनेट को ऐसे झटके लगातार लगते रहे हैं। और इसका असर कितना बड़ा था? स्नैपचैट और फोर्टनाइट जैसे गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सिग्नल और जूम जैसे जरूरी कम्युनिकेशन ऐप्स तक सब ठप पड़ गए। इतना ही नहीं, लॉयड्स बैंक और रिंग डॉरबेल जैसी क्रिटिकल सर्विसेज भी बंद हो गईं। इस रुकावट का अंदाजा लगाने के लिए ये एक आंकड़ा ही काफी है। आउटेज के दौरान डाउन डिटेक्टर को लोगों से 65 लाख से भी ज्यादा प्रॉब्लम रिपोर्ट्स मिली। 65 लाख, ये संख्या अपने आप में बताती है कि असर कितना बड़ा था। तो इस पूरे इंटरनेट भूकंप की जड़ क्या थी? हैरानी की बात है कि ये सब US ईस्ट 1 रीजन में एक छोटी सी DNS रेजोल्यूशन प्रॉब्लम से शुरू हुआ। अब DNS को इंटरनेट की एक तरह की फोन बुक समझ सकते हैं। जब कोई वेबसाइट का नाम टाइप किया जाता है तो DNS ही कंप्यूटर को बताता है कि उसका सर्वर आखिर है कहाँ। और सोचिए, अगर ये फोन बुक ही काम करना बंद कर दे तो पूरा इंटरनेट ही रास्ता भटक जाएगा। एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी का असर पूरी दुनिया पर। तो सवाल ये है कि एक इतनी छोटी सी समस्या ने इतनी बड़ी अफरा तफरी कैसे मचा दी? आइए इसे फाइनेंशियल सेक्टर के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। AWS सिर्फ वेबसाइट्स होस्ट नहीं करता, ये मॉडर्न फाइनेंस के सबसे जरूरी रियल टाइम कामों के लिए एक छिपा हुआ इंजन है। बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल अथॉरिटीज अपने कोर ऑपरेशंस जैसे कि हाई वॉल्यूम पेमेंट्स और मार्केट की निगरानी के लिए पूरी तरह से AWS पर निर्भर हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर या SPOF। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी सिस्टम के एक भी जरूरी हिस्से में अगर कोई खराबी आ जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। इस आउटेज ने इसी खतरे को सबके सामने ला दिया। फोर्ब्स का ये कोटेशन इस बात पर जोर देता है, क्लाउड का वादा हमेशा से ज्यादा मजबूती और लचीलेपन का था। लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स ने कहा, इस आउटेज ने दिखाया है कि सिर्फ एक ही प्रोवाइडर पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब जब सारा बोझ एक ही जगह डाल दिया जाए तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर एक ही प्रोवाइडर पर निर्भर रहना इतनी बड़ी समस्या है तो इंडस्ट्री इसका क्या समाधान निकाल रही है? इसका जवाब है मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी। देखिए, सिंगल क्लाउड का जोखिम सीधा सा है, जैसे अपना पूरा कारोबार एक ही खंबे पर टिका देना। अगर वो खंबा हिला तो सब कुछ गया। मल्टी क्लाउड का आइडिया यही काम आता है। काम को कई मजबूत खंबों यानी अलग अलग प्रोवाइडर्स में बांट दो ताकि एक के फेल होने पर भी सिस्टम चलता रहे। और ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि अब तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक कानूनी जरूरत भी बनता जा रहा है। UK और यूरोपियन यूनियन दोनों में ऐसे नियम हैं जो क्लाउड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क के खिलाफ मजबूत सुरक्षा की मांग करते हैं। एक अच्छी मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, वर्कलोड पोर्टेबिलिटी, मतलब एप्लीकेशंस को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके। दूसरा, ऑटोमेटेड फेलओवर, यानी स्विचिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिक हो। और तीसरा, डेटा सॉवरेंटी, मतलब डेटा लोकेशन से जुड़े कानूनों का पूरी तरह से पालन हो। लेकिन यहीं पर एक पेचीदा सवाल उठता है, क्या सिर्फ कई क्लाउड प्रोवाइडर्स पर स्विच कर लेना ही मजबूती की गारंटी दे सकता है? तो क्या क्लाउड बदलना सच में इतना आसान समाधान है? असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सिस्टम की मजबूती प्लान करने के लिए 2 बहुत जरूरी मैट्रिक्स होते हैं। पहला है RTO, यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये वो ज्यादा से ज्यादा समय है जिसके अंदर सर्विस को वापस चालू करना ही होता है। और दूसरा है RPO, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा लॉस बर्दाश्त किया जा सकता है। ये टेबल RTO और RPO के कॉन्सेप्ट को और साफ करती है।
देखिए, जो मिशन क्रिटिकल सर्विसेज हैं यानी प्लैटिनम टियर, उनके लिए सिर्फ 15 मिनट का डाउन टाइम और 5 मिनट का डेटा लॉस ही एक्सेप्टेबल है। वहीं सिल्वर टियर के लिए ये कुछ दिनों तक भी जा सकता है। ये दिखाता है कि सिस्टम को मजबूत बनाने के पीछे कितने कड़े बिजनेस डिसीजन होते हैं। और यहीं पर AWS का एक बहुत ही पावरफुल कोटेशन याद आता है। अगर रिकवरी का तरीका टेस्ट नहीं किया गया है तो ये तरीका न होने के बराबर है। इसका मतलब साफ है, बिना लगातार और सख्त टेस्टिंग के कोई भी मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है। तो इन सबसे क्या नतीजा निकलता है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि मजबूती यानी रेजिलियंस सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने का नाम नहीं है। ये सिर्फ बेहतर सर्वर या ज़्यादा प्रोवाइडर रखने की बात नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक डिज़ाइन फिलॉसफी है। ये सिस्टम बनाने का एक बुनियादी नज़रिया है जो शुरू से ही ये मानकर चलता है कि चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसका मतलब है फेलियर के लिए प्लान करना। असली रेजिलियंस का मतलब है किसी एक वेंडर पर अपनी निर्भरता को खत्म करना और ऐसे सिस्टम डिजाइन करना जो इस हकीकत को मानकर चलें कि इंटरनेट के कुछ हिस्से कभी ना कभी फेल होंगे ही। तो अंत में एक सोचने वाला सवाल ये है, जैसे जैसे हमारी दुनिया क्लाउड पर और ज़्यादा निर्भर होती जा रही है, सबसे बड़ा जोखिम क्या है? वो टेक्नोलॉजी जो फेल हो जाती है या उस फेलियर के लिए प्लान करने में हमारी नाकामी?